और थर्ड हम लोगों के पास ऐसा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे मान लो ऐसे बॉन्ड है, तो बॉन्ड अगर ये है तो अगर हम लोगों के पास बाईसाइक्लिक रिंग बनता है तो याद रखिए कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि बाईसाइक्लिक रिंग में तीनों बॉन्ड एक तरफ झुका हुआ रहता है, ये तीनों बॉन्ड उधर ही रहेगा, तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का एबिलिटी ज्यादा है। क्या समझे? तो वही चीज यहाँ पे दो तरफ होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो ऐसा साइट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी मोस्ट बेसिक। वैसे आपके पास बुक है तो आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों में ये मोस्ट बेसिक है, ये लेस बेसिक है। तो कंपैरिजन टू दीज टू अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास इथाइल है, इथाइल करके 3 है, तो नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप है, तो दिस शुड बी लीस्ट बेसिक अमंग दिस। वैसे ये वाला तो लीस्ट बेसिक तुम्हारे ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कहना है कि सर 2 मोस्ट दिया है ना? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 2 ज्यादा है तो उससे ज्यादा 3 है, क्योंकि इसके पास दो वैसा डोनेटिंग साइट है। क्लियर है सर? इसमें दिया हुआ है प्लस आई ऑफ अल्काइल ग्रुप है सेकंड वाला में, और एमाइन इन्वर्जन नहीं है। एमाइन इन्वर्जन में इसका कॉन्सेप्ट है भी नहीं, क्योंकि बाईसाइक्लिक रिंग में है ना, इन्वर्जन आप कर नहीं सकते, आप इसको पलट नहीं सकते, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड से बंधा है ना, तो ये बॉन्ड तो इधर ही रहेगा, उधर कैसे जा सकता है? इन्वर्जन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, इसमें इन्वर्जन नहीं हो सकता, इन्वर्जन नहीं हो सकता, तो इसका मोस्ट होना चाहिए। सोच नहीं सकते इसमें सर, बोलो चेंज करेगा ना। sp3 यहाँ भी sp3। हाँ तो सर अगर sp2 हो जाएगा तो उसका एंगल स्ट्रेंथ बढ़ सकता है ना सर, थर्ड वाले। अच्छा, जब हमारा कोई भी एसिड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑर्गेनिक में, तो वो एनायन या केटायन तो नहीं ना बनता, एक बॉन्ड बना लेता है। यस सर। तो बॉन्ड अगर बनाएगा तो भी तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 ही ना रहेगा। यस सर। तो हाइब्रिडेशन का तो कोई इफेक्ट है नहीं। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही चलते कि वो सस्टेन्ड है। ये है सॉरी किसका घर में सीटी बज रहा है? पंखा आवाज करते हैं आपको। अच्छा सर चिड़िया कूक रही है। अच्छा, कॉन्स्टेंटली पंखा बंद कर दिए। चलो कोई बात नहीं। CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, O बॉन्ड C2H5, यही है ना? यस सर। पूछा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, ये पूछा गया। देखो तो क्या तुम्हारा आंसर डी है?
देखो जरा ध्यान से सुनो। देखिए फर्स्ट केस में ये वो साइट है जहां से तुम H+ को निकाल सकता है, ठीक है जी। अरबाज थोड़ा ध्यान देना, जो तुम्हारा आंसर था वो यहाँ अच्छा काम आएगा। जब तुम इस हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में निकालेगा तो याद रखना निकलने के पहले यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन निकलने के बाद क्या होगा ना कि वो कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्या सही, सॉरी कार्बन आयन बन जाएगा। तो निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा। रिपल्सन एंगल में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिपल्सन तो है बॉन्ड का। आपको याद है ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन और कार्बन आयन दोनों अनस्टेबल होता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच वो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये भी नहीं निकलेगा। क्लियर है? इसका भी रिमूवल डिफिकल्ट है, इसका भी रिमूवल डिफिकल्ट है। तो अब मेरे पास जो सोचने के लिए था वो ये दो जगह था, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहां पे अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं तो मेरे पास CH पे आ जाएगा माइनस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। तो सर बढ़िया तो है सर, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है सर, दोनों तरफ इसका डिलोकलाइजेशन होगा, इसलिए स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होकर C टिक कर सकता है। कारण देखना, इसका पेयर इधर जाएगा यहाँ डिलोकलाइजेशन, इसका पेयर इधर भी जा सकता है यहाँ डिलोकलाइजेशन, उसको लगता है यहाँ ज्यादा काम होगा। लेकिन देखिए टर्म है यहाँ पे है बैक रेजोनेंस, याद आया आपको? ये ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जाएगा रेजोनेंस में, तो इस बैक रेजोनेंस की वजह से, बैक डोनेशन की वजह से, बैक डोनेशन डिक्रीजेस रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को ये बैक डोनेशन घटा देता है। क्या उधर जो लिखे दिख रहा है? यस सर। बैक डोनेशन की वजह से, बैक डोनेशन की वजह से इस नेगेटिव का जो रेजोनेंस है वो घटता है। तो वैसा बैक डोनेट करने वाला इसमें दो ग्रुप है, OC2H5 OC2H5 दोनों बैक डोनेट करेगा, बट यहां पे केवल एक तरफ से वो बैक डोनेशन होगा। देख यहां से H निकाल दिए, हम एक बार में लिख देंगे, इसको प्लस कर देते हैं, समझ जाना, सॉरी माइनस। तो ये इधर जाएगा रेजोनेंस में, ये इधर भी आएगा रेजोनेंस में। तो देखो यहां तो बैक डोनेशन है, लेकिन इधर तो बैक डोनेशन है नहीं। तो कंपैरिजन टू दिस नेगेटिव चार्ज का अच्छा रेजोनेंस यहां हो पाएगा, सही है? इसलिए ये एक अच्छा एसिड है, ठीक है ना। रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर, सो स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से देख लो कौन सा यहाँ फैक्टर है, तो यहाँ फैक्टर है इसका बैक डोनेट करने का एबिलिटी, बैक डोनेशन, और यहाँ भी बैक डोनेशन। बैक डोनेशन की वजह से इसमें नेगेटिव का रेजोनेंस C वाले में, C ऑप्शन में नेगेटिव का रेजोनेंस घटेगा, जबकि D वाले में वैसा बैक रेजोनेंस केवल एक का है, बैक डोनेशन केवल एक का है, दूसरे साइड से नहीं है। तो इसका रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा और एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। समझे क्या? यस सर। नोट करो ठीक से। हाँ बोलो जी। सर बी वाला ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बी वाले में भी जो यहाँ से तुम H+ को निकालेगा ना, तो नेगेटिव आएगा ब्रिज कार्बन पे लाइक दैट। यस सर। तो उसका स्टेबिलिटी कम है, H+ का रिमूवल डिफिकल्ट, ठीक है। सर अगर ये वाला क्वेश्चन में ऑर्डर मांगता तो सबसे कम किसका होता? सबसे कम होता बी वाले का, सबसे कम होता बी वाले का, उससे ज्यादा होता ए। बी वाले का कम, बी वाले में जो फैक्टर है वो ए में भी है, लेकिन ए में ये भी चांस है कि नेगेटिव इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है ऑक्सीजन में, जबकि यहाँ पे नेगेटिव केवल इस ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज हो सकता है। समझा? यस सर। यस सर।
तो सबसे कम B है, उससे बड़ा A है, उससे बड़ा C है, सबसे बड़ा D। यस अरे यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। in the following acid base reaction in which can backward reaction is favored? हाँ वेरी गुड। तुमको याद है जब हम एसिड पढ़ा रहे थे, एसिड तो एकदम लास्ट क्लास में लिखे थे स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल कंडीशन फॉर द रिएक्शन, याद आया किसी को? उसमें आपको यह सिखाया गया था कि वही रिएक्शन होता है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपने वीक एसिड में चेंज करे। याद आ रहा? ये सभी कंजुगेट बेस बनता है। हाँ, तो तुमको चेक करना है जिस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड अपने वीक कंजुगेट बेस में चेंज किया वही रिएक्शन फेवरेबल होगा। सर तो मतलब आगे वाला रिएक्शन दिया हुआ नहीं लिखा। अरे आगे वाला रिएक्शन दिया नहीं तो समझ नहीं रहा। मान ले जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ETO- प्लस फिनॉल, तो फिनॉल का H निकाल के ET में लगा दे तो ETOH होगा, इथाइल अल्कोहल और फिनॉक्साइड आयन होगा। ठीक सर, समझ गया? ये सर इसको ट्राई करते हैं। कर लेना, हो जाएगा, पूछना मत दोबारा। रुक जा, बता ही देते, फिर अब पढ़ लेंगे, फिर तुम कल बोलेगा सनु वाला रिएक्शन। देखो जी, देखो आपको पढ़ाया गया था कुछ ऐसा। कितना नंबर है बोलो? 93। 93 लिखा है ETO- प्लस फिनॉल, तो अपने से बोलो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? राइट हैंड साइड में बनेगा ETOH और प्लस फिनॉक्साइड आयन। हम आपको ऐसा सिखाए थे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपने से वीक एसिड में कन्वर्ट हो तो वो रिएक्शन फेवरेबल होता है। याद आया? यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड ये है और इधर जो बना वो वीक एसिड ये है, करेक्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड का ये जो बना वो एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। याद आ रहा है? सॉरी वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, और ये है वीक एसिड, तो ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस, या इस बेस लिख दो ऐसे ही, कंजुगेट उधर है, समझे? तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, हम तो एक ही लाइन आपको पढ़ाए हैं कि देख लीजिएगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपने से वीक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा तो आंसर होगा, वो रिएक्शन फेवरेबल होगा। आप कॉपी देखिएगा, ये पढ़ाया गया आपको टॉपिक। यस क्या हो गया जी इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, यही पूछ रहा है। हां सर, ये वाला रकम समझ में ये हम नहीं बताएंगे। एरोमेटिसिटी बस। अच्छा साहिल, तुम्हारा भी तो क्वेश्चन हो गया ना? यस सर। वही था, चलो हो गया। और किसी का कुछ? हाइड्रोकार्बन को ऑब्वियसली है ना, आप जानते हैं कि आपको 4 सेक्शन में डिस्कस करना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सही है? तो हम लोग के क्लास का आज का इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा एल्केन। एल्केन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है CnH12+2। CnH12+2। तो आपका पहला मेंबर है मीथेन, अगला मेंबर है इथेन, नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा एंड सो ऑन।
ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि CnH2n +2 में अगर आपके n का नंबर लगभग 4 होता है, 1 से लेके 4 के बीच, याद रखना वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों है ना गैसियस फॉर्म में रहेगा। क्या समझा? यस सर। जब तुम यहाँ से 5 से आगे बढ़ता है, 5 से लेके लगभग, यहाँ तो एक फिक्स लाइन नहीं है, बात समझे, थोड़ा कंडीशन बदलिएगा तो नंबर बदल सकता है, ओके। यस सर। लेकिन हम आपको एक रफ आइडिया देते हैं, नियर अबाउट 16-17 अप्रॉक्स, ये याद रखना लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर तुम्हारा n का नंबर ऐसे 16 से ऊपर मान लो, 17 मान लो, एंड सो ऑन, तो याद रखना कि ये है ना सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डिड यू गेट दिस? समझा? यस सर। तो मान ले जैसे कोई क्वेश्चन तुम बना रहा है और उसमें इथेन लेके बात है, तो तुम उसको गैस लेके ट्रीट करो, ओके। लेकिन वहीं पे अगर ऑक्टेन है, वहीं पे अगर डेकेन है, तो तुम उसको लिक्विड लेके ट्रीट करो। और अगर 30-35 ऐसा हाइड्रोकार्बन का नंबर दे दिया है, तो उस समय तुम उसको सॉलिड लेके सोचने का कोशिश करो। समझा क्या? यस सर। ठीक है। तो याद रखना कि अगर हम लोगों के पास नंबर ऐसा सेक्शन होता है, हाँ एक बात फिर हम बोल देते, ये कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। अगर आप टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज करेंगे नंबर बदल सकता है, ओके। लेकिन आपके पास एक है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास उसका फिजिकल स्टेट कि आखिर वो किस तरह के फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा चला। अब देख, इसमें जो तुम डिस्कशन करता है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास नोमेनक्लेचर, अलग अलग तरह का उसका नाम, आइसो कब लगता है, सेक कब लगता है, टर्ट कब लगता है, क्या ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं? तो उसको स्किप करते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोगों के पास सीधा आता है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने का तरीका, फिर उसका फिजिकल स्टेट, और फिर उसका केमिकल रिएक्शन। इसके पहले अगर आप बुक पढ़िएगा तो नोमेनक्लेचर दिया है, उसका कॉमन नाम दिया है, उसको कैसे लिखते हैं ये दिया है, उसका सॉलिड वेज, डैश्ड वेज, लंच बंद, बहुत कुछ, ठीक है। हम लोग सब कुछ है ना जीओसी में खत्म कर चुके। तो हम लोग के पास एक सेक्शन बचता है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये डिस्कस करना है। तो आपके पास है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। by reduction, by hydrogenation of unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजिनेशन से आप इस पर्टिकुलर एल्कीन को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एल्कीन है, इस एल्कीन को अगर आप H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो आपको मिलता है एल्केन, H&H, आपको मिलता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन। इसी तरह अगर आपके पास कोई एक एल्कीन है और आप उस पे H2 रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दीज एक्टिव मेटल्स, अगेन यू गेट एल्केन, फिर से आपको एल्केन मिलता है। क्या आप समझे ये बात? तो एल्कीन से भी आप एल्केन बना सकते हैं, एल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन करके आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दो इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना चाहिए, जो आपको काम आए, कि यहां पे जो एडिशन है H2 का इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड सो ऑन, वो एक सीन एडिशन को फॉलो करता है। क्या आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री याद आया? तो सीन एडिशन मेरे बोल देने से बहुत सारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का रास्ता है ना खुल जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई सीस एल्कीन है और सीन एडिशन हो गया तो ये क्या बन गया?
मेसो मेसो कंपाउंड बन गया। और वही अगर ट्रांस और हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। तो सारा लाइन फिर से खुल गया। ओके, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। अब इसी में देखो, if reaction takes place H2/nickel at temperature about 523 Kelvin, then it is called Sabatier-Sembrance रिडक्शन। इसको हम लोग Sabatier-Sembrance रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आप 523 केल्विन टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और निकल को लेकर रिएक्शन कैरी करते हैं तो इस रिएक्शन को एक खास नाम दे दिया गया Sabatier-Sembrance रिडक्शन। तो बहुत सिंपल चीज है आपके पास। अगर आप एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको एल्कीन मिलता है, यही आपके काम का चीज। अगर आप एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको एल्केन मिलता है। अच्छा, एक चीज पूछ ले, आप लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना? उसमें सरफेस कैटालिसिस आप पढ़े अभी? कैटालिस्ट तक नहीं पहुंचे। जब आपको सर सरफेस कैटालिसिस पढ़ाएंगे ना तो उस समय याद रखना, वो बताएंगे कि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम का रोल क्या है। ठीक है, वो कैसे तुम्हारे लिए काम करता है। यहां हम लिख दिए निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, वो कैसे काम करता है। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा रफ आइडिया दे दें। मान लीजिए सर बताए नहीं बताए, हम आपको छोटा सा एक आइडिया दे देते। चीज देखिएगा, समझिएगा होता क्या है। आप लोग देख रहे हैं ना कि कैटालिसिस में कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्या बोलता, सही है? हम आपको कुछ आउटलाइन बता देंगे, सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये मेरे पास एक एक्टिव मेटल है, वैसा ही मेटल। अब यहाँ तुम कोई भी मेटल लिख देगा, आयरन लिख देगा, तुम यहाँ जिंक लिख देगा, थोड़ी ना रिएक्शन हो जाएगा। तो सर यही सब मेटल क्यों चुना जाता है? सरफेस कैटालिसिस में जो सरफेस आप सेलेक्ट करते हैं वो एड्सॉर्बेंट्स को स्ट्रांगली एब्सॉर्ब करना चाहिए। वर्ड सुना है? एड्सॉर्बेंट्स को सरफेस पे एब्सॉर्ब करना चाहिए, फिर सरफेस पे उनके बीच का केमिकल लोचा होगा, समझ गया ना? फिर जो बना वो है ना, वो सरफेस छोड़ के डिसॉल्व होना चाहिए। कोई हमको बोला केमिजॉर्प्शन, दिस इज नॉट अ केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन में फिर से डिसॉर्प्शन अपने से नहीं होता। दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिजॉर्प्शन। वो क्या करता है, सरफेस पे एब्सॉर्ब करता है, यहीं पे हाइड्रोजन एल्कीन के साथ मिलके है ना एल्केन बना देता है, और फिर जो एल्केन बन जाता है उसका बॉन्ड सरफेस के साथ वीक होता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है। समझा? यस सर। तो मान ले जैसे हम लोगों के पास हाइड्रोजन है और हम लोगों के पास C2H4 है, हम ऐसे ही लिख दिए। तो पहले ये एक्टिव मेटल क्या किया, इन दोनों को खींच के ला के अपने सरफेस पे इकट्ठा कर दिया। इस पूरे कंटेनर में ये हाइड्रोजन और C2H4 भरा हुआ, समझा? तो मेटल का इस पीस का काम क्या है, सबको खींच के यहाँ लाके इकट्ठा कर देना। इससे होगा क्या ना कि सबका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, समझे? सब आपस में नजदीक आ जाएगा। C2H4 हाइड्रोजन के साथ सरफेस पे मिलके बना देगा C2H6, और फिर ये C2H6 डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? नहीं, डिसॉल्व होना इसलिए जरूरी है ताकि खाली जगह बने, अगला एब्जॉर्प्शन हो सके। अब तुम इतना बड़ा सरफेस थोड़ी ना रखेगा, तुम तो मेटल का इतना छोटा सा पीस डाल देगा कंटेनर में। क्या समझा? तो 50,000 मॉलिक्यूल एक बार एब्सॉर्ब हुआ, रिएक्शन हुआ, हट गया खाली जगह, फिर 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, जो बोलना बोल ले। समझ रहा ना कॉन्सेप्ट? तो आ रहा काम हो रहा, हट रहा, आ रहा काम हो रहा, हट रहा। दिस इज द वे ऑफ
सरफेस कैटालिसिस। अब इसमें जो पॉइंट्स है क्या है वो सर आपको सब लिखा देंगे, कोई इशू नहीं, समझ में आ गया। तो मेटल्स का काम ये होता है, शुरुआत में एडजॉर्प्शन है, फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, फिर डिजॉर्प्शन है। चलो बढ़िया। तो हम लोग है ना ऐसे किसी भी पर्टिकुलर एल्कीन या एल्काइन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन बनाते हैं। दो चार एग्जांपल भी लिख दे ताकि आराम से समझ पाओ। मान लो जैसे ये है, इसको रिएक्ट करा दिए H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, देन यू गेट अ साइक्लोहेक्सेन। अब तुम देखो अगला एग्जांपल, इसको रिएक्ट करा दिए H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, बोलो क्या बना? क्या बना? बोलो बोलो। अरे तो नाम बता, स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से रेसमिक बना कि मेसो बना, क्या बना? मेसो बन गया। कारण क्या है कि यहाँ पे ये जो दोनों है वो सीस है, क्या? तो ये मेसो बना, समझे क्या सब कोई? यस सर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट यहाँ। सेकंड है by reduction of alkyl halide। आपके पास अगर R बॉन्ड X है, X Cl Br और I होगा फ्लोराइड में। अगर आपके पास R बॉन्ड X है तो इसको अगर आप H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड कंसंट्रेटेड HCl, आप H+ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो याद रखिए आपके पास बनता R बॉन्ड H एल्केन। मतलब अगर आप RX में जिसमें आप क्लोराइड्स ले सकते हैं, ब्रोमाइड्स ले सकते हैं, आयोडाइड्स ले सकते हैं, फ्लोराइड नहीं लेना है, उसको अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Zn कंसंट्रेटेड HCl या फिर कंसंट्रेटेड HCl के जगह H+ लिख लो, तो याद रखना वैसे केस में आपको है ना RH एल्केन का फॉर्मेशन होता है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसको रिएक्ट करा दिए हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक स्लैश H+, बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। मान लो हम लोगों के पास है, यहाँ पे है Br, इसको रिएक्ट करा दिए H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Zn स्लैश H+, तो आपको मिल गया ऐसा कुछ। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है कि अगर हम लोगों के पास RX है, अल्काइल हैलाइड है, तो उसके रिडक्शन के थ्रू अगर आप चाहें तो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और रिडक्शन में यूज होगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ Zn स्लैश कंसंट्रेटेड HCl और H+। दूसरा अगला मेथड आप नाम सुने हैं, वुड्स रिएक्शन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखते हैं जी, ड्राई ईथर, तो आपको R बॉन्ड R और साथ में 2NX मिल जाता है। R बॉन्ड R और साथ में 2NX, मतलब इसको आप सिंपली ऐसे समझ, ये दोनों X जो है वो सोडियम के साथ बाहर आ जाता है और आपको R बॉन्ड R का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे? ठीक है, अब देखो इसमें है क्या कि जो हमारे पास एल्केन बना, उस एल्केन का इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर है। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज सिमेट्रिकल एल्केन विल फॉर्म, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब तुम देखो ये दो मेथड अभी पढ़ा है, हम 2 पॉइंट लेके आपको सिखा रहे हैं, जरा चीज को देखेगा। अगर कोई तुमसे बोल दिया CH3 CH2 बॉन्ड Cl,
यहां से CH3 बनाओ, और कोई बोल दिया यहां से CH3 CH2 CH2 CH3 बनाओ। समझा क्या दोनों में डिफरेंस? यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले रिएक्शन में आपको ये मेथड लगाना होगा, क्योंकि वहां पे आपको कार्बन का नंबर बदलना नहीं है, केवल Cl हटा के H लगा देना है। और सेकंड के केस में कार्बन के नंबर को दुगना करता है, तो ये तो हम लोग के पास फर्स्ट केस में हो गया H2 Zn/H+, और सेकंड में हो गया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइथर। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अभी देखो जैसे अगला एग्जांपल, अगर हम लोग कुछ इस तरह का एक अल्काइल हैलाइड ले और इसको रिएक्ट करा दे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइथर, बोलो जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कितना कार्बन होगा? 6 क्यों होगा भाई? 8 ना होगा, यहाँ 4 है तो 4 8 ना होगा। देखिए 3 और ऐसे ही 3, अब दोनों में जो Cl हटा उसका बॉन्ड मेन चेन बनता है। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। वही बताया। तो ये रहा तुम्हारा पास आंसर। अगला देखो, सोच समझ के लिख देना यार, इतना टेंशन वाला चीज थोड़ी ना, खेल है खेल। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइथर, दो ऐसा साइकिल मिला दे, अगल बगल में खड़ा कर दे, दोनों का हाथ मिला दे। ये साइकिल चला रहे हैं, हैंडल पे ध्यान है तो पैडल का है, पैडल पे ध्यान तो हैंडल का। ये दो हो गया भाई आमने सामने, दोनों का Cl हट के ये जुड़ गया बॉन्ड, करेक्ट है ना? तो अब 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे 2 को मिथाइल और 6 का रिंग, 6 का चेन, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्या समझा? नोट करो वहां तक। आजकल बहुत कम बोलता है सर, ये चीज देखिए प्रैक्टिस साफ होने लगा। हाँ। अब देख और कुछ एग्जांपल इसमें हम लोग देखते हैं, बढ़िया। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर उर्ज रिएक्शन। ठीक है, देख जैसे मान ले हम लोगों के पास कुछ एग्जांपल, इंट्रा का तो मतलब समझ गए ना, एक ही मॉलिक्यूल का दो हाफ के बीच उर्ज रिएक्शन देखना है। ठीक है, अभी देख लो, जैसे मान लो तुम लोगों के पास इस तरह का एक है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। अब बोलो अगर तुम इसको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा दिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराया, तो जो तुम्हारा बॉन्ड बनेगा वैसा होगा। क्या समझे? यस सर, समझ गया। यस बहुत जगह क्वेश्चन दिखता था। अगली जगह देखना, इससे भी इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, देखो सेम क्यूब बना दे भाई, क्यूब बना दे। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये दोनों हट गए सामने से बॉन्ड। इसका एक खास नाम है, इसको कहते हैं क्यूबेन। ठीक है, और देखो मान लो तुम्हारे पास इसको रिएक्ट करा दिया, बन गया बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, तो ये सब है इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शन। अब देखो इस इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्जा रिएक्शन या पीछे वाले ऊर्जा रिएक्शन को और गहराई से अगर तुम इसका डीप स्टडी करना चाहता तो तुमको इसका मैकेनिज्म देखना होगा। मैकेनिज्म इसमें दो तरह का है, एक आयनिक मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का सपोर्ट ज्यादा है, उसको ज्यादा बुक्स फॉलो करता है, ज्यादा अच्छा राइटर्स उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो चलो जरा देखते हैं उसका मैकेनिज्म।
लिए हैं R बॉन्ड X और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराए हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड इट फॉर्म्स R बॉन्ड R और साथ में NaX मैकेनिज्म। सोडियम सबसे पहले अपने आप को Na+ में कन्वर्ट करता है विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपने आप को Na+ में कन्वर्ट करता है विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब जरा यहां गौर करना, जब आप R बॉन्ड X लेते हैं तो ये X और R एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है, तो हमारे पास बन जाता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दीजिए इसका वाला। X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, अच्छा एक चीज लिखते हैं, आप इसको भूल जाइए। तो क्या R डॉट और X डॉट बनेगा? यस सर। X डॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। लेकिन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करने के बाद आपके पास R डॉट बचेगा और X माइनस होगा, करेक्ट? यस सर। समझ में आया सबको? अब ये Na+ और X आपस में मिलके NaX बन गया। लेकिन अब सोचो दो मॉलिक्यूल आप लेते हैं, दोनों का R डॉट आपस में मिल जाएगा तो R बॉन्ड R बनेगा। यस सर। यस सर। अब तुम सारे मैकेनिज्म को समझो। Cl और Cl हट के डॉट डॉट आया, डॉट डॉट मिल गया। यस सर। यहाँ डॉट डॉट आया, मिल गया। यहाँ डॉट डॉट आया, मिल गया। हर जगह यही हो रहा है, सही है? सो सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे, वो भी आप ध्यान रखिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू उस चीज को बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास CH3 और CH2 डॉट बना, तो आपको पता है यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन समझता है? डिस्प्रपोर्शनेशन वर्ड का मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब देख, ऑक्सीडेशन करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यस सर। और रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना होगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए इसका हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, और रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो जब तुम इससे एक हाइड्रोजन निकालेगा इट बिकम्स एल्कीन, और जब तुम इसको एक हाइड्रोजन देगा इट बिकम्स एल्केन। इससे बना हुआ ये चीज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, और इसी से बना हुआ ये चीज इसका रिडक्शन प्रोडक्ट है। समझा क्या? मतलब उस रिएक्शन में एज ए साइड प्रोडक्ट, उस रिएक्शन में एज ए साइड प्रोडक्ट एल्कीन और एल्केन भी बनता है। सो इन उस रिएक्शन एल्केन, एल्कीन having same number of carbon is also formed. As मान लो for formation of unsymmetrical एल्केन, मान लीजिए आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि यहां से दो अलग अलग तरह का अल्काइल हैलाइड ले लेंगे और दोनों को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करा देंगे। तो थ्योरेटिकली वी कैन से दैट कि R बॉन्ड R' बनेगा और साथ में NX बनेगा, सही है? बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कंटेनर में जब तुम RH डालेगा और R' डालेगा, जब तुम कंटेनर के अंदर RH डालेगा और R' डालेगा, RH डालेगा और R' डालेगा,
तो याद रखना कंटेनर से बाहर आर आर भी बन के निकल सकता है, आर आर डैश भी निकल सकता है और आर डैश भी निकल सकता है। क्या बोलता है, सही है? यस सर। यस सर। अंदर में तो देख आर का भी रेडिकल बन जाएगा और आर डैश का भी रेडिकल बन जाएगा। अब दो गो आर का रेडिकल मिल गया तो आर आर बन गया, दो गो आर डैश का रेडिकल मिल गया तो आर डैश बन गया, और एक आर डैश और एक आर का रेडिकल मिल गया तो ये बन गया। समझा क्या? यस सर। तो इस केस में मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आर फॉर्म्ड। जैसे अपने से सोचो और सोच के बताना, अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर ले लें, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लें तो दो गो मिथाइल ग्रुप मिला, ये बन गया, दो गो इथाइल ग्रुप मिला तो ये बन गया, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप मिला तो ये बन गया। क्या बोलता है, सही है? यस सर। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना पड़ा अल्काइल हैलाइड से, यू कैन नॉट यूज ओर्ज रिएक्शन। समझे? यस सर। तो फिर कैसे बनाएंगे? बाकी दो प्रोसेस कौन सा? जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे अल्काइल हैलाइड वाला वाला, उससे तो कार्बन का नंबर सेम रहता है, क्या चीज? उससे तो कार्बन का, देखो ना हम बता रहे तुम्हारे पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, तुमको बोल देंगे ये बनाओ, फिर तुमको बोल देंगे ये बना भाई, और फिर हम तुमको बोल देंगे ये बनाओ यार। क्या पहला वाला बनाना सीखा? यस सर। क्या लेगा? क्या लेगा? H2 लेंगे सर, Zn/H+ लेंगे, समझा? दूसरा वाला सोडियम लेंगे सर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेंगे। बोल थर्ड कैसे बनाएगा, इसको कैसे बनाएगा? दैट इज कॉल्ड कॉरी हाउस सिंथेसिस। नाम सुना है? कॉरी हाउस सिंथेसिस। सबसे पहले आप अल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ रिएक्ट कराइएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल लिथियम हैलाइड विल फॉर्म, कॉपर लिथियम विल फॉर्म, डाई अल्काइल कॉपर लिथियम विल फॉर्म। अब इस डाई अल्काइल कॉपर लिथियम को जैसा एल्केन चाहिए उस हिसाब से रिक्वायर्ड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओ, देन R बॉन्ड R डैश alkane will form, alkane will form which can be symmetrical or unsymmetrical। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। बोले सर प्लीज एक्सप्लेन। सी दिस एग्जाम्पल, मान लो हम लोग के पास CH3 CH2 Cl है। सबसे पहले हम लोग इसको लिथियम के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन CH3 CH2 LiCl विल फॉर्म। फिर हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे Cu2I2 के साथ, या CuI भी लिख सकते हैं, तो बनेगा CH3 CH2 Cu Li कॉपर लिथियम। अब तुम देखो, अगर तुम इसको जैसा देखो, समझो अगर तुम इसको CH3 Cl से रिएक्ट कराया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, समझा क्या? और अगर तुम इसको इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये बन जाएगा CH2 CH3, समझा क्या? जैसा तुम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड चुनेगा वैसा एल्केन बन जाएगा। नहीं समझा?
अरे यार ड्राई ईथर रहेगा। अच्छा पता है तुमको ड्राई और मॉइस्ट क्यों लिखा जाता है? नहीं मालूम सर। तो मालूम कर ले, तू तुरंत समझ जाएगा। मीथर का नेचर होता है कि वो है ना तुरंत वोलाटाइल है, तुरंत उड़ जाता है। उसका काम होता है कि लिथियम और इस आप देखिए, आप जो यहाँ अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ये हवा में रहेगा, इथाइल क्लोराइड। अब हवा में रहेगा तो लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेगा? तो भाई दोनों को घोल दीजिए ईथर में, रिएक्शन होगा। अगर वहां पे ईथर के साथ कुछ मॉइस्चर हुआ, पानी हुआ, तो लिथियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा LiOH। यस सर। इसलिए लिखा रहता है ड्राई ईथर। ठीक सर। समझ गया? यस सर। तो जब तुम ईथर ईथर लिख रहा है तो ड्राई ड्राई दिमाग में रखना। यस समझा ये? तो सर। ऊपर देखो, Yes, ऊपर ऊपर हम इसको एक लाइन में लिखेंगे कि भाई देख, पहले लिथियम और ईथर लेना, फिर दूसरे स्टेप में कॉपर आयोडाइड लेना, और तीसरे स्टेप पे तुम ले लेना 2 कार्बन है, 3 कार्बन चाहिए तो तुम इथाइल क्लोराइड ले लेना। समझा? यस सर। तो फर्स्ट स्टेप में लिथियम ईथर, सेकंड केस में कॉपर आयोडाइड, और थर्ड केस में मिथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन था, एक लिए 3 हो गया। 2 कार्बन से 5 बनाना रहता तो यहाँ 3 लेते। समझा? यस सर। अच्छा, क्या ये वाला चीज इससे नहीं बनेगा? ये भी बनेगा, बस उस केस में यहाँ क्या लेंगे? CH3 CH2 Cl लेंगे, 2 बार आ जाएगा। यस सर। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इससे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्केन बना सकते हैं। आप उससे जैसा चाहेंगे वैसा एल्केन बना सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। नोट करो फटाफट।